आज हम लोग ब्रेन के जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स हैं थोड़े से और अभी हमने डिस्कस करने हैं। कुछ एरियाज हैं, ब्रेन के पार्ट्स नहीं, एक्चुअली एरियाज बोलेंगे। हमारा ब्रेन जो है वो दो हेमिस्फीयर में और चार लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो वही आज हमने डिस्कस करना है कि वो दो हेमिस्फीयर और चार लोब्स कौन से हैं। तो अगर मैं मेन आपको बताऊं तो हेमिस्फीयर हमारे जो होते हैं ब्रेन को, उनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और एक राइट साइड का होता है, एक लेफ्ट साइड का होता है। मतलब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, मतलब आपके लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो उसको बोलेंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर, और जो राइट साइड का एरिया उसको बोलेंगे राइट हेमिस्फीयर। So the cortex is divided into two sections called cerebral hemisphere which is connected, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं एक न्यूरल फाइबर से जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का मतलब लिटरल मीनिंग यहाँ पे हार्ड बॉडीज लिखा है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है हाथ लगाने में। आपको ये फिगर इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 69 पे ये बोल रहे हैं, हमने उस दिन देखी भी थी पिक्चर। सो कॉर्पस कोलोसम की हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, दिस थिंग, इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। और इसका क्या रोल है? इट कनेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये बीच में आपको दिखता है। सो corpus callosum, the corpus callosum allows the left and right hemispheres to communicate with each other। क्योंकि आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट भी आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए ये कॉर्पस कोलोसम उसको आपस में कनेक्ट होने में हेल्प करता है। Each hemisphere can be roughly divided into 4 sections। अब जो हेमिस्फीयर्स हैं उनको भी हम 4 लोब्स में भी डिवाइड करते हैं। और वो लोब्स ये वाले हैं जो यहाँ कलर्ड पार्ट में दिए हुए हैं। एक फ्रंटल लोब जो फ्रंट में है, पेराइटल लोब जो टॉप पोर्शन पे आ जाता है आपके, ऑसिपिटल लोब जो बैक साइड पे है, और टेम्पोरल लोब जो दोनों साइड पे आपके कानों के पास है। सो ये 4 लोब्स हैं। इसमें एक दो नाम और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये ब्रोकाज एरिया को आपने याद रखना है, यहाँ वाले एरिया को बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। और एक ये वर्निकेज एरिया भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं इन लोब्स के बारे में। ओके, द मोटर एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये अभी यहाँ पे हमने देखा था। ये आपको यहाँ पे जो पिंक कलर का एरिया नजर आ रहा है ये मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर मीन्स आपके हैंड्स और लेग्स मूवमेंट से जुड़ा हुआ, मसल मूवमेंट से। और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है जो आपकी सेंसेस की फंक्शन से अटैच्ड होता है। तो ये जो पिक्चर यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जो मोटर और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो किन किन चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, किन किन चीज़ों से, मतलब किन चीज़ों को हेल्प करता है मूव करने में। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि टोज, नीज, हिप्स है, फिर ये पूरी बॉडी को ऐसे धीरे धीरे हैंड्स तक यहाँ पे आ गया है। फिर ये आपका फेशियल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपकी आ जाती है टंग और स्वॉल्विंग वाला पार्ट। तो ये आपका मोटर और ये सेंसेस, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है मोटर कॉर्टेक्स में और सोमेटोसेंसरी सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोटर कॉर्टेक्स इन द फ्रंटल लोब कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है? वॉलेंट्री मसल, जो आप खुद से मसल जो है वो मूव कर सकते हो। सेल्स एट द टॉप ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल मसल्स एट द बॉटम ऑफ द बॉडी। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोली है इन्होंने कि जो टॉप के सेल्स हैं वो मोस्ट बॉटम ऑफ द बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। मतलब जो सेल्स टॉप पे हैं वो आपके लेग्स की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। ओके, एंड देन whereas cells at the bottom of the motor cortex control muscles at the top of the body। और जो बॉटम पे जो सेल्स हैं वो कहाँ के मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं? आपके टॉप के, मतलब टॉप मतलब आपके फेशियल मसल्स के।
तो जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है वो आपके लोअर मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, जो ब्रेन का नीचे वाला पार्ट है वो आपके ऊपर वाले मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। So body parts are drawn larger or smaller according to the number of cortical cells devoted to that part of the body। तो मतलब जो इन्होंने बॉडी पार्ट्स बनाए हैं ये वो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो उस पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ टंग है, फिर यहाँ पे आपके गम्स हैं, टीथ हैं, फेस के मसल्स हैं, फिर हैंड्स है, फिर आपकी बॉडी है, पूरी ट्रंक है, हिप है, फिर लेग्स हैं और जेनाइटल्स है। यहाँ पे फिर से टोज हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट है पूरा जो ऊपर है, और ये नीचे की साइड है ये आपके टॉप वाले मसल्स हैं। The somatosensory cortex located in the parietal lobe just behind the motor cortex is organized in much the same manner and receives information about the senses and touch of the body position। तो वही कह रहे हैं कि सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है इसके साथ साथ ही है जो वो बॉडी में सेंसेशन जैसे कि टच और बॉडी पोजीशन इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अब लोब्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑसिपिटल लोब है। ऑसिपिटल आपको याद होना चाहिए कौन सा है, जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। दिस इज ऑसिपिटल लोब एट द बेस ऑफ द कॉर्टेक्स टुवर्ड द बैक ऑफ द ब्रेन इज एन एरिया कॉल्ड ऑसिपिटल लोब। द टर्म ऑसिपिटल रेफर्स टू रियर ऑफ द हेड। रियर मतलब पीछे का साइड, बैक साइड। तो दिस एरिया प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन। ये एरिया क्या काम करता है, आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन जो आईज से आती है उसको प्रोसेस करता है। मतलब आप जो देख सकते हो वो इमेजेस वगैरह बनाने में जो हेल्प करता है, जो फंक्शन है वो किसका है, ऑसिपिटल लोब का है। From the eyes in the primary visual cortex. The visual association cortex also in this lobe is the part of the brain that helps identify and make sense of the visual information. So आपके जो occipital lobe में जो भी areas हैं वो सारे आपके visual information की sense बनाने में help करते हैं। The famed neurologist Oliver Sacks, एक ये neurologist का नाम है Oliver Sacks, once had a patient who had a tumor in his right occipital lobe। तो इनका एक पेशेंट था जिनके ऑसिपिटल लोब के राइट साइड में ट्यूमर था, बट he could still see objects, even describe them in physical terms, but he could not identify them by sight alone। तो वो देख तो सकता था ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन सिर्फ देख के ही उसको समझाना मुश्किल होता था। तो क्या करता था फिर वो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन गिवन अ रोज द मैन बिगेन टू डिस्क्राइब इज अ रेड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सम टाइप ऑफ अ ग्रीन। ओके, तो बेसिकली वो क्या करता था कि जैसे उनको कोई चीज़ उसने दिखाई, फॉर एग्जांपल रोज़ दिखाया डॉक्टर ने, तो वो रोज़ की फिजिकल फीचर्स डिस्क्राइब कर लेता था कि ये कोई रेड कलर का फ्लावर टाइप का है जिसके नीचे ग्रीन कलर का कुछ ट्यूब टाइप की चीज़ है। लेकिन जब वो उसकी नोज के पास उसको लेके जाता था, मतलब जब वो उसको स्मेल करता था, तब वो पहचान लेता था कि ये एक रोज़ है। तो दैट मीन्स जो आपके एसोसिएशन एरियाज हैं जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे ये जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरियाज हैं ये क्या करते हैं, आपकी दो तीन सेंसेस के साथ, आपके विजुअल कॉर्टेक्स को सेंसेस के साथ अटैच करते हैं, जिससे आपको किसी भी चीज़ को पहचानना इजी हो जाता है। तो जिसके राइट साइड पे ट्यूमर था उसके विजुअल कॉर्टेक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो फिजिकल फीचर्स देख तो लेता था लेकिन उसको ढंग से पहचानने के लिए एसोसिएशन कॉर्टेक्स की जरूरत पड़ती थी, जिसमें वो स्मेल वाली सेंसेस को आइडेंटिफाई करके बता सकता था कि वो क्या चीज है। सो ईच एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स हैज दिस एसोसिएशन एरिया। तो कॉर्टेक्स के सारे जगह एरियाज में ये एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो लोगों को अपना सेंस ऑफ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उससे चीज़ों को पहचानने में हेल्प करता है। मतलब हम जो भी चीज़ें पहचान, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसमें सिर्फ जो लोब है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल के हमें हेल्प करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का सेंस बनाने में, तो उसको इसलिए एसोसिएशन बोलते हैं। तो ऑसिपिटल लोब हो गया। अब आता है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब कौन सा है, जो ब्रेन के टॉप वाला पार्ट है। सो दिस इज योर पेराइटल लोब। यहाँ पे टॉप वाला पार्ट है जो ये ऑसिपिटल था जो अभी हमने पढ़ा, जो विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं जिसको, जहाँ पे हमें विजुअल इंफॉर्मेशन जो मिलती है, जो हम देखते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है अभी आपके सामने, आप उसका मतलब निकाल पा रहे हो क्योंकि आपका ऑसिपिटल लोब उसमें हेल्प कर रहा है। तो अब आगे आता है पेराइटल लोब। पेराइटल का मतलब होता है वॉल।
पेराइटल मीन्स वॉल आर एट द टॉप एंड बैक ऑफ द ब्रेन। तो ये आपके ऊपर टॉप एरिया और थोड़ा सा बैक साइड तक जाता है। एंड जस्ट अंडर द पेराइटल बोन इन द स्कल। तो पेराइटल बोन होती है स्कल की, उसके अंदर होता है ये। दिस एरिया कंटेन सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। इसी एरिया में आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी है, जो अलग से वहां पे दिया हुआ था डिफरेंट कलर में। An area of neurons running down the front of the parietal lobes on either side of the brain। तो ये ब्रेन के दोनों साइड पे ऐसे करके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऐसे करके बना हुआ है, हमने ऊपर अभी देखा। ठीक है। दिस एरिया प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन एंड द इंटरनल बॉडी रिसेप्टर्स फॉर टच, टेम्परेचर, बॉडी पोजीशन। तो ये एरिया आपके टच मतलब स्किन से जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है जब आप कोई चीज को टच करते हो, वो वाली इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर जो सेंस करता है, ठंडी गर्मी, और बॉडी पोजीशन आपकी, वो यही वाला एरिया जो है उसमें हेल्प करता है। The cells at the top of the brain receive information from bottom of the body। ये वही चीज बता रहे हैं कि जो टॉप के ऊपर जो सेल्स हैं ब्रेन के टॉप साइड में, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आते हैं, जो आपके बॉडी के बॉटम पार्ट्स हैं जो, और जो यहाँ पे जो सेल्स हैं बॉटम साइड में उस ब्रेन के, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आते हैं, जो आपकी बॉडी के टॉप वाले पार्ट है। ये चीज हमने अभी ऊपर देख ली थी। तो ये हो गया पेराइटल लोब। नेक्स्ट आता है द बिगनिंग ऑफ द टेम्पोरल लोब। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दिखा देती हूँ, इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे ये बॉक्सिंग कर रहे हैं दो लोग, तो बॉक्सर मस्ट रिलाई ऑन हिज पेराइटल लोब टू सेंस वेयर हिज बॉडी इन रिलेशन टू द फ्लोर ऑफ द रिंग एंड द अदर बॉक्सर। तो ये जो बॉक्सेस हैं एक दूसरे की कितनी दूरी पे खड़े हैं, उनको कितना दूर अपना हाथ लेके जाना है उसको मारने के लिए, ये सब चीजें कहाँ ये सेंस कर पाते हैं, पेराइटल लोब में। और द ऑसिपिटल लोब्स टू सी हिज टारगेट। और ऑसिपिटल के लोब क्या करता है, उनको अपने टारगेट को देखने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ पे था, अभी हमने देखा था ऊपर, आपके कान के दोनों साइड कान के पास ये जो जगह है ब्रेन में, ये दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब का क्या फंक्शन है, द बिगनिंग ऑफ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल मीन्स ऑफ और नियर टेम्पल्स, मतलब आपके कानों के साइड की जगह। टेम्पल्स किन्हें बोलते हैं हम, जो कानों के ऊपर वाली स्पेस होता है। आर फाउंड जस्ट बिहाइंड द टेम्पल्स ऑफ द हेड। These lobes contain primary auditory cortex। अब ऑडिटरी का मतलब है सुनने में जो हेल्प करते हैं आपके, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है और ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज है। ऑल्सो फाउंड इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब इज एन एरिया दैट इन मोस्ट पीपल इज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन लैंग्वेज। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लेफ्ट साइड का टेम्पोरल लोब है उसमें एक एरिया है जो पर्टिकुलरली लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है। The sense of taste also seems to be processed in the temporal lobe। और टेस्ट का जो सेंस है वो भी आपके टेम्पोरल लोब में ही होता है। आपको किसी भी चीज को खाने से जो टेस्ट आता है वो सब टेम्पोरल लोब में ही मिलता है। तो ये यहाँ पे टेम्पोरल लोब हो गया। इसके बाद आता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब नाम से पता चल रहा है कि ये फ्रंट में होते हैं, जो फ्रंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, फ्रंटल लोब। These lobes are at the front of the brain, hence the name frontal lobe। Here are found all the higher mental functions। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उस टाइप की जो चीज होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि उसका जो फ्रंटल लोब है वो उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी है। तो प्लानिंग, पर्सनालिटी, मेमोरी, स्टोरेज, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, ये सारे इंटेलिजेंस वाले काम, अच्छी पर्सनालिटी वाले काम, ये सब जो बहुत ही एक हायर मेंटल फंक्शंस में आते हैं वो फ्रंटल लोब में होता है। फ्रंटल लोब मतलब आपका आगे फ्रंट वाला पार्ट। द फ्रंटल लोब ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस by means of its connection to the limbic system। हमने लिम्बिक सिस्टम ऊपर पढ़ा था, उसमें इमोशंस के लिए एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, एमिगडेला। तो ये जो फ्रंटल लोब है वो लिम्बिक सिस्टम से अटैच होता है, तो इसलिए इमोशंस में भी काफी हेल्प करता है। द मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब इज कॉल्ड प्री फ्रंटल। जो सबसे आगे वाला पार्ट है फ्रंटल लोब का उसको प्री फ्रंटल बोलते हैं। द मिडल एरिया टूवर्ड्स द सेंटर एंड द बॉटम सरफेस अबव द आईज। तो ये जो मिडल एरिया है सेंटर और आईज के ऊपर और सेंटर के बीच का जो मिडल एरिया, ये प्री फ्रंटल है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पर्सन का, जो हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 1 में, लेकिन आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं। फिनिश के गेज
फिनियस गेज के साथ क्या था, उसका जो फ्रंटल लोब है वो डैमेज हो गया था, तो उसका जो इमोशनल कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, मतलब उसके अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं रह गया था, क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है जिसका कनेक्शन होता है लिम्बिक सिस्टम से, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था. So people with damage to the frontal lobe may also experience problem with performing mental tasks. या तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर मेंटल टास्क, जैसे कि एक ही चीज में अटक जाना, कोई काम करते करते आप भूल जाओ कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक ही स्टेप में अटक जाना, या फिर एक बार जो गलती कर दी उसको बार बार करना. तो इस तरह के मेंटल फंक्शंस करने में प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके प्री फ्रंटल और फ्रंटल लोब में डैमेज हो जाता है. तो द फ्रंटल लोब, इसका थोड़ा आपको काफी ज्यादा दिया हुआ है क्योंकि इसके जो फंक्शंस होते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. द फ्रंटल लोब ऑल्सो कंटेन मोटर कॉर्टेक्स. मोटर मतलब मसल मूवमेंट. अ बैंड ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ ईच लोब. सो दीज कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, वॉलंटरी मसल्स. ये वही मोटर कॉर्टेक्स है जिसके बारे में हमने ऊपर देखा था कि वो वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल करता है. This area of the brain has been the focus of great deal of recent research, especially as related to the role of special type of neuron. These neurons are called mirror neurons. ये जो फ्रंटल लोब है ना, ये एरिया जो है ब्रेन का, इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है, स्पेशली एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की वजह से जिसको मिरर न्यूरॉन बोलते हैं. अब ये मिरर न्यूरॉन होता क्या है? विच फायर व्हेन एन एनिमल परफॉर्म्स एन एक्शन. जब आप कोई एक्शन करते हो तो मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं. बट दे ऑल्सो फायर व्हेन एन एनिमल ऑब्जर्व द सेम एक्शन बीइंग परफॉर्म बाय अनदर. और अगर सेम एक्शन कोई और भी कर रहा है तो भी ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इसलिए मिरर बोला है ना, मिरर में आप देखते हो अपने आप को सेम एक्शन करते हुए, आप देख रहे हो अपने आप को, तो मिरर की तरह आप देखते हो जैसे किसी को सेम एक्शन करते हुए, तो ये मिरर न्यूरॉन्स सब एक्टिवेट होते हैं. इसकी पर्टिकुलर इसकी स्टडी करने की वजह से इस एरिया को बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है. Previous brain imaging studies in humans suggested that we too have mirror neurons in the area of the brain. However, recent single cell and multi-cell recording in humans have demonstrated that neurons with mirroring functions are not only found in motor region but also in parts of the brain involved in vision and memory. मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो मिरर न्यूरॉन है ये खाली मोटर रीजन में नहीं है, ये विजन में, मतलब जहाँ से हम देखते हैं उस वो वाला एरिया, और मेमोरी में भी प्रेजेंट होता है. ओके, अब आते हैं एसोसिएशन एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स. एसोसिएशन एरियाज में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज जो मैंने बताए थे, ब्रोकाज एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्निकेज एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक बार मैं आपको फिर से पिक्चर दिखा देती हूँ ब्रेन की. हमने ऑसिपिटल लोब पढ़ लिया है, पेराइटल पढ़ा, उसके बाद टेम्पोरल, और फिर अभी फ्रंटल लास्ट में पढ़ा है, जिसमें हमने एंड में मोटर कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जिसको सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है. अब आता है एसोसिएशन कॉर्टेक्स, जिसमें ब्रोकाज एरिया पढ़ेंगे और एसोसिएशन कॉर्टेक्स में वर्निकेज एरिया पढ़ेंगे. ये दो एरियाज, ये एरियाज आपके तीनों लोब्स में होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं. सो एसोसिएशन एरियाज are made up of neurons in the cortex that are devoted to making connection between sensory information coming into the brain and stored memories, images and knowledge. एसोसिएशन एरियाज क्या करते हैं? आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं और उनको किससे कनेक्ट करते हैं? जो आपकी स्टोर्ड मेमोरी है, इमेजेस एंड नॉलेज है. जैसे सपोज आप कोई चेयर देखते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि वो चेयर है? क्योंकि आपके अंदर पहले से ही एक स्टोर्ड मेमोरी है ना कि ये चेयर होती है, आपके अंदर एक उसकी इमेज है कि ऐसी चीज जो दिखती है उसको चेयर बोलते हैं, आपको नॉलेज है इस चेयर के बारे में. तो उन चीजों को, किसी भी फोटो को आपकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने का काम करते हैं. इन अदर वर्ड, एसोसिएशन एरियाज हेल्प पीपल मेक सेंस ऑफ द इनकमिंग सेंसरी इनपुट. तो मतलब जो भी आप देख रहे हो, आपकी सेंसेस के थ्रू जो भी आप कोई चीज स्मेल करते हो, सपोज आप
आपको किसी चीज, आप रोज की स्मेल कर रहे हो, आप कोई ऐसी स्मेल कर रहे हो जो आपने पहले भी, आपको पता है कि किस चीज की स्मेल होती है, तो आपको पता कैसे चलता है, क्योंकि आपके अंदर मेमोरी स्टोर्ड होती है उस चीज की। तो वही सब कनेक्शन जो है वो एसोसिएशन एरियाज करते हैं। और ऑल्दो एसोसिएशन एरियाज आर इन ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लॉब्स, ये हमने ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में पढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो फ्रंटल लोब में होता है। तो फ्रंटल लोब में अभी देखा था हमने फोटो में ब्रोकाज एरिया भी होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। In the left frontal lobe of most people in an area of the brain devoted to the production of speech, बोलते हैं जिसे हम, हमारे बोलने का जो पार्ट है, जो फंक्शन है, वो कहाँ है, लेफ्ट फ्रंटल लोब। इन्होंने मोस्ट पीपल इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोगों का ये कह रहे हैं कि ये राइट साइड पे होता है, मोस्टली लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है, लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जिनका राइट में भी मिला है। ठीक है, दिस एरिया अलाउज अ पर्सन टू स्पीक स्मूथली, ये क्या करता है, आपको स्मूथली बात करने में हेल्प करता है, फ्लुएंटली, बिना रुके बिना झिझके स्मूथली बात करने में, फ्लुएंटली बोलने में। इट इज कॉल्ड ब्रोकाज एरिया। अभी ब्रोकाज नाम कैसे पड़ा, आफ्टर 19th सेंचुरी न्यूरोलॉजिस्ट पॉल ब्रोका, जिन्होंने पहली बार इस एरिया के ऊपर स्टडी की थी, और उन लोगों की स्टडी की थी जिनका ये एरिया डैमेज हो गया था। तो डैमेज होने से क्या हुआ था, बोलने में प्रॉब्लम आई होगी ऑब्वियसली। डैमेज टू द ब्रोकाज एरिया कॉजेज अ पर्सन टू बी अनएबल टू गेट वर्ड्स आउट इन स्मूथ कनेक्टेड फैशन। तो स्मूथली बोलने में और कोई वर्ड याद करने में, याद हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, इस टाइप की प्रॉब्लम देखी गई थी। पीपल विद दिस कंडीशन में know exactly what they want to say and understand what they hear others say, but they cannot control the actual production of their own words. इसको समझो लाइन को आप, मतलब कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलना है, उनको समझ में भी आ रहा है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद से वो चीज बोल नहीं पा रहे हैं। स्पीच इज हॉल्टिंग, रुक रुक के आती है। वर्ड्स आर ऑफन मिस प्रोनाउंस, गलत प्रोनाउंसिएशन निकल जाती है। अच्छा, जैसे क्लॉक को कॉट बोल देते हैं गलती से, और 9 को नॉन, और ये बार बार बोलते हैं, मतलब ये नहीं कि एक बार बोल दिया, जैसे हम लोग कई बार गलती से गलत वर्ड प्रोनाउंस कर देते हैं फिर ठीक कर लेते हैं, ये वो चीज नहीं कर पाते, ये उसको बार बार गलत ही बोलते हैं। फॉर को और बोल दिया, क्योंकि इनका जो कहाँ प्रॉब्लम आ गई है, ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम आ गई है, और इस प्रॉब्लम को बोलेंगे ब्रोकाज एफेशिया। ब्रोकाज एफेजिया, याद रखना आपने ये वर्ड एफेजिया। क्यों, क्योंकि एफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड आइदर रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। जो कोई लैंग्वेज लिखी हुई या सुनी हुई लैंग्वेज को यूज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उसको एफेजिया बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम अभी हमने बात की ऊपर, इसको ब्रोकाज एफेजिया बोलते हैं। फिर आते हैं वर्निकेज एरिया पे, ये हमने देखा था कहाँ पे था, ये आपका लेफ्ट टेम्पोरल लोब में था वर्निकेज एरिया। इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, अगेन इन मोस्ट पीपल, क्योंकि हो सकता है कई लोगों में राइट साइड पे भी मिला हो, इसलिए मोस्ट लिखा हुआ है। इज कॉल्ड वर्निकेज एरिया, नेम्ड आफ्टर फिजियोलॉजिस्ट एंड ब्रोकास कंटेम्प्रेरी। सो कोई फिजियोलॉजिस्ट थे कार्ल वर्निके, जिन्होंने पहली बार उन लोगों पे स्टडी किया था इस एरिया के ऊपर जब ये डैमेज हो गया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्निकेज एरिया। तो दिस एरिया ऑफ द ब्रेन अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। देखो याद करना कितना इजी है आपके लिए। जो बोलने में प्रॉब्लम करे उसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, बी से ब्रोका, बी से बोलना। जो वर्ड्स का मीनिंग बताए उसको वर्निकेज एरिया बोलते हैं, डब्ल्यू से वर्ड्स, डब्ल्यू से वर्निकेज एरिया। तो वर्ड्स का मीनिंग बताए वो वर्निकेज एरिया, बोलने में प्रॉब्लम हो जाए तो वो ब्रोकाज एरिया। The person with Wernicke's aphasia would be able to speak fluently and pronounce words correctly, but the words would be wrong once entirely. ये बोल लेते हैं फ्लुएंटली, स्मूथली बोल लेते हैं, इनको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो जो वर्ड्स यूज करते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि इनको वर्ड्स का मीनिंग भूल जाता है, इनको नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, तो रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे होते हैं। For example, Elsie suffered a stroke to the temporal lobe, damaging this area of the brain. As the ER nurse inflated a blood pressure cuff,
LG said, oh that's your Saturday hard. ओके फाइन. तो यहाँ पे इन्होंने बताया एग्जाम्पल कि कोई LG है जिसका ये लोब वर्निकेज एरिया जो है डैमेज हो गया. तो जब नर्स ने उसका ब्लड प्रेशर लेने के लिए उसके ऊपर वो ब्लड प्रेशर कफ लगाया जिसे ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो उसको ये बोलना था कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है. उसकी जगह उसने बोला ओ दैट सैटरडे हार्ड. तो इसका कोई मीनिंग नहीं बना है यहाँ पे. सडनली उसने ये सैटरडे बीच में वर्ड डाल दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा. तो वो बोल रही है ठीक से, फ्लुएंटली बोल रही है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बन रहा. सो दिस इज वर्निकेज एफेजिया. LG थॉट शी वॉज मेकिंग सेंस. उसको लगा कि उसने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है. उसको नहीं लगा, LG को नहीं लगा कि उसने कुछ गलत बोला है. She also had trouble understanding what the people around her were saying to her. और दूसरों की बातों का भी मीनिंग उसको समझ में नहीं आ रहा था. एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अर्नेस्ट सफर्ड अ स्ट्रोक एट द एज ऑफ 80. कोई पर्सन है जिसका नाम है अर्नेस्ट और उसको जब वो 80 साल का था तब उसको ये स्ट्रोक आया, जिसमें उसको इसी प्रॉब्लम से उसको यही प्रॉब्लम हो गई थी, इसी के सिम्टम्स दिख रहे थे. तो ही आस्क्ड हिज वाइफ टू गेट हिम सम मिल्क आउट ऑफ द एयर कंडीशनर. तो उसने क्या बोला, उसने बोला अपनी वाइफ को कि मुझे एसी से जैसे हम बोलते हैं ना फ्रिज से दूध निकाल के दे दो पीने के लिए, तो उसने बोला मुझे एयर कंडीशनर से थोड़ा सा दूध निकाल के ला दो पीने के लिए. सो जो सेंस बन रहा था वो ठीक था, लेकिन जो वर्ड यूज किया वो गलत था. राइट आइडिया रॉन्ग वर्ड. तो ये होता है वर्निकेज एफेजिया. अब यहाँ पे कुछ और स्टडीज दी हुई हैं, बहुत ही अच्छी एक यहाँ पे आपको चीज पढ़ने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसको बोलते हैं हम स्पेशियल निग्लेक्ट. स्पेशियल निग्लेक्ट आपके ये ब्रेन के ही डैमेज से रिलेटेड है. यहाँ पे इन्होंने एक इंस्टेंस बताया हुआ है कि एक बुक लिखी थी डॉक्टर VS रामाचंद्रन ने. बुक का नाम था फैंटम्स इन द ब्रेन. फैंटम्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है घोस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जो नहीं है लेकिन फिर भी फील हो रही है. तो फैंटम्स इन द ब्रेन, उसमें उन्होंने एक वुमेन का केस बताया था जिसको अजीब से सिम्टम्स थे, क्योंकि ब्रेन में एक पार्ट उसका कुछ डैमेज हुआ था, उसकी वजह से उसका कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई थी. और वो क्या थी कि जब उसका बेटा उसको विजिट करने घर आया, उस वुमेन का बेटा एलन उस वुमेन का नाम है, तो जब उसका बेटा उसको घर आया देखने के लिए थोड़े दिनों बाद, तो वो देख के एकदम हैरान हो गया कि वो जो उसकी मम्मा थी वो बहुत नीट और बहुत क्लीन और पहले बहुत अपने आप को, जैसे कोई होता है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखता है, उस टाइप की थी. लेकिन जब वो थोड़े दिनों बाद आके उसने देखा तो वो तैयार तो हो रखी थी, उसने बाल भी बनाए हुए थे, नेल्स भी परफेक्ट कर रखे थे, सब कुछ था, लेकिन सब चीज़ें उसने अपने राइट साइड का करा था, लेफ्ट का नहीं. मतलब उसने लिपस्टिक लगाई थी तो सिर्फ राइट साइड पर लगाई हुई थी, उसने बाल अगर अपने बनाए हुए थे तो सिर्फ राइट साइड के बनाए थे, लेफ्ट के कॉम भी नहीं किए थे. आई लाइनर लगाया था तो सिर्फ राइट साइड की आई पे लगाया था, लेफ्ट पे नहीं लगाया था. तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपने आप को हाफ राइट साइड पे ही सिर्फ अपने आप को तैयार किया, लेफ्ट साइड बिल्कुल ऐसे छोड़ दी थी. तो व्हाट वाज रॉन्ग, ये क्या प्रॉब्लम है. तो उसने डॉक्टर को जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि उसकी मदर को स्पेशियल निग्लेक्ट की प्रॉब्लम है. स्पेशियल निग्लेक्ट इन विच अ पर्सन विद डैमेज टू द राइट पेराइटल एंड ऑसिपिटल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स. उसका राइट पेराइटल और ऑसिपिटल लोब डैमेज था, उसका राइट साइड का ब्रेन डैमेज था, तो इसलिए उसको लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड देखने में प्रॉब्लम थी और उसको इग्नोर कर रही थी वो. अब यहाँ पे ये देखो कि इग्नोर कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसको दिख नहीं रहा है, उसको ये चीज का आइडिया ही नहीं था कि उसकी लेफ्ट साइड भी है. मतलब जब उसके राइट साइड में डैमेज हुआ पेराइटल और ऑसिपिटल लोब में, तो उसको लेफ्ट साइड अपना महसूस होना बंद हो गया, उसको सिर्फ अपना राइट साइड ही महसूस होता था. मतलब दिखता तो था बट वो उसको इग्नोर कर देती थी, उसको लगता था कि मेरा लेफ्ट साइड है ही नहीं, मेरा सिर्फ राइट साइड है. तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन डैमेज होता है तो आपको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आती है. तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि आपके ब्रेन का राइट साइड अगर डैमेज हुआ है तो आपको बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आती है,
अगर आपका ब्रेन का लेफ्ट साइड डैमेज हुआ तो आपको बॉडी के राइट साइड में प्रॉब्लम आती है। इट इज लाइक दिस। Spatial neglect can affect the left hemisphere, but this condition occurs less frequently in a milder form than right hemisphere. ये ज्यादातर आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर का ही प्रॉब्लम होता है। तो आगे क्या हुआ, जब डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, when the doctor examined this woman, he tried to get her notice her left side by holding up a mirror. तो उसको मिरर दिखाया, क्योंकि उसको अपना लेफ्ट साइड बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था कि उसका लेफ्ट साइड भी है कोई। तो उसको मिरर दिखाया, दिखाने के लिए कि देखो आपका लेफ्ट साइड भी है, आपके फेस का लेफ्ट साइड भी है। क्योंकि वो ब्लाइंड नहीं थी, वो देख सकती थी अपना लेफ्ट साइड। She was not blind, she just would not notice anything on the left side unless her attention was specifically, मतलब जब तक उसको बताओ ना कि उसका लेफ्ट साइड भी है, वो उसको नोटिस ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ब्रेन में डैमेज था राइट साइड में। She responded correctly when asked what the mirror was, and she was able to describe her appearance correctly. But when an assistant held a pen just within the woman's reach, reflected in the mirror on the left side, she tried to reach through the mirror to get the pen with her good right hand. अब उसको मिरर दिखाया किसी ने और उससे पूछा कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करो, तो मिरर के अंदर उसने अपने आप को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये फोटो ले लेते हैं, इसमें जैसे सपोज इसको स्पेशल निग्लेक्ट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये अभी सिर्फ अपना राइट साइड वो करेगी, कॉम करेगी, सिर्फ राइट साइड पे ही अपनी आईज का मेकअप करेगी, सिर्फ राइट साइड पे ही लिपस्टिक लगाएगी अपने आप को, और सिर्फ राइट साइड पे तैयार करेगी। तो जब उसको मिरर दिखाया और उसको बोला कि आपका लेफ्ट साइड भी तो है, आप उसको देख के बताओ वहां पे क्या है, तो उसने देखा, ध्यान देने की कोशिश की, अपनी अटेंशन वहां देने की कोशिश की, तो उसको दिखा कि हाँ लेफ्ट साइड है। उसने बता भी दिया कि लेफ्ट साइड पे मेरे बाल खराब हैं, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, ये सब बता दिया उसने जब उसको बोला देखने के लिए। लेकिन जब उसने उसकी लेफ्ट साइड में एक पेन पकड़ के बोला कि आप इस पेन को पकड़ो, तो वो उस पेन को पकड़ने के लिए उसने मिरर के अंदर हाथ कर, उसको मिरर में पेन दिख रहा था, अपने सामने पेन नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब उसको अपने लेफ्ट के नियर, जो लेफ्ट है एकदम कुछ समझ में दिख तो रहा था, लेकिन वो उसका ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देनी है कि आईज में प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेन जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि वहां पे भी कुछ है। सो वो पेन को मिरर के अंदर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, ना कि अपने लेफ्ट साइड में। जब उसको डॉक्टर ने बोला कि आप पेन को पकड़ो, आप मिरर के अंदर मत, आप इमेज को मत पकड़ो, आप रियल पेन को पकड़ो, रियल ऑब्जेक्ट को जो आपके लेफ्ट में है, तो उन्होंने डॉक्टर को बोला कि जो पेन है वो मिरर के अंदर है, लेफ्ट में नहीं है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राइट साइड ऑफ पेराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हुआ था, तो ये लेफ्ट साइड की जो चीजें हैं ये ब्रेन जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्पेशियल निग्लेक्ट। इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने कुछ वीडियोस इसके ऊपर देखी थी, तो उसमें ये कहा था कि सपोज आप उनको ऐसे क्लॉक बनाने के लिए दो, ऐसे घड़ी बना दो, उनको बोलो इस पर नंबरिंग करे 1 2 3 4, ऐसे हम करते हैं ना नंबरिंग, यहाँ से 12 लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद 12 लिखने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, फिर 4 5 6 लिखेंगे, फिर 7 8 9 लिखेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ तक ही लिख के छोड़ देते हैं, मतलब वो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे और इसके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ब्रेन को ना ये साइड वाला एरिया जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उनको लगेगा कि ये इतना ही है। और सेम प्रॉब्लम उनके और भी होती है, जैसे सपोज आपने उनको खाना खाने के लिए प्लेट फुल करके दिया, तो वो उस प्लेट का राइट साइड में जो आपने खाना परोसा है उतना खा लेंगे, लेफ्ट साइड का छोड़ देंगे। तो उनको दिखता सब है, उनको लेकिन बताना पड़ता है कि आपने लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो, आपने वहां पे खाना छोड़ दिया है। तो उनको आपको उसके ब्रेन को आपको याद दिलाना पड़ता है कि लेफ्ट साइड में भी कुछ है। वो ब्रेन जो है ना लेफ्ट साइड का सेंस ही नहीं बनाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशियल निग्लेक्ट। स्पेशल निग्लेक्ट से रिलेटेड ही कुछ इंफॉर्मेशन है आगे, जिसमें हेमिस्फीयर की बात करी हुई है, क्योंकि अभी हम राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात कर रहे थे।
आई थिंक हमें ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। मैं दोबारा से आपका स्पेशल निग्लेक्ट से स्टार्ट करूंगी उसमें, तब हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। अभी तक इतना ही करते हैं। थैंक्स।